नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके एग्ज़ाम की डेट रिलीज हो चुकी है, आप सभी को पता होगा। 21 मार्च 2021 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इसमें 25 के 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस प्रकार से मैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेके आते रहूँगा। अभी उसकी कंटेंट जो है वो तैयार हो रहा है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें इसमें जानेंगे जो कि रिपीटेडली पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वाक्यांश के लिए एक प्रश्न, इसके बाद हम पर्यायवाची शब्द डिस्कस करेंगे, देन मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछी गई हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। तो यहाँ पर एक वाक्यांश दिया हुआ है और इसके लिए एक शब्द का चयन हमको करना है। तो जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। ठीक, जैसे कि हम कहते हैं कि इस आदमी ने अक्षम्य अपराध किया है, यानी कि इसने ऐसा अपराध किया है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। अगला है, जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। ठीक, जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जैसे कि रिंग ऑफ फायर, आपको पता होगा रिंग ऑफ फायर, यह अगम्य स्थान है, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, जो यहाँ पर जाएगा वो जल जाएगा। तो ये कैसा स्थान हो गया? अगम्य स्थान हो गया। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर, और जो कभी मरे ना उसे क्या कहते हैं? अमर। ठीक, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसे तो कहते हैं अजर, और जो कभी मरता नहीं है उसे कहते हैं अमर। अगला है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। जो दिखाई न पड़े उसे कहते हैं अदृश्य। ठीक, और जिसके समान कोई ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है, यानी कि इसके समान और कोई नहीं है। ठीक, इस प्रकार से हम एग्जाम्पल से भी याद कर सकते हैं। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, हम बोलते हैं कि प्रभु अंतर्यामी है, यानी कि वो हमारे हृदय की बात जानते हैं। तो हृदय की बात जानने वाले को हम क्या बोलेंगे? अंतर्यामी। नेक्स्ट, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसे कहेंगे तल्लीन। राम अपनी पढ़ाई में तल्लीन है, यानी कि वो अपनी पढ़ाई, अपने कार्य या फिर अपनी चिंतन में डूबा हुआ है। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि, उसी समय का तत्कालीन। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तत्कालीन राजा ने, यानी कि जो उस समय का राजा था उसे बोलते हैं तत्कालीन। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, जैसे कि हरीश निरर्थक बातें करता है, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल है। जिसकी कोई इच्छा न हो उसे कहते हैं निस्पृह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, यूनिक है ना, इसीलिए। जिसकी कोई इच्छा न हो उसे कहते हैं निस्पृह। अब है पर्यायवाची शब्द, यानी कि समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, आप सभी को पता होगा। और तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिनसे संबंधित पर्यायवाची हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसी प्रकार जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उन्हें विलोम शब्द और अन्य प्रकार की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले है अमृत का क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है। तो अमृत का पर्यायवाची होता है दोस्तों सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, अमी और जीवनोदक। उसी प्रकार से पर्वत, पर्वत का एक तो बेसिक आपको पता होगा, पहाड़, गिरि, अचल, नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, शिखर, अद्री, तुंग और लास्ट में है धरणीधर। ठीक है, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा कि अचल शब्द किसका पर्यायवाची है। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको इस प्रकार से अगर सारे याद होंगे तो आप वहाँ पर इजीली कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है राजा। राजा का पर्यायवाची होता है नृप, भूपति, भूप, नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र और महिपाल। असुर का क्या होता है? दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज, यातुधान, देवारी, निशिचर। निशाचर का अर्थ होता है दोस्तों, निशा मतलब होता है रात, निशा का पर्यायवाची क्या होता है? रात। चर मतलब चलने वाला, रात को चलने वाला। इसी प्रकार रजनी का अर्थ भी रात होता है, रजनी का अर्थ भी रात होता है। चर मतलब चलने वाला, जो रात को चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? असुर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सोना। ठीक है, तो सोने का पर्यायवाची क्या होगा? स्वर्ण, कंचन,
कनक, हेम, कुंदन, तपनीय और महारजत। अगला है धरती। धरती का होगा दोस्तों पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी और भूमि। ये सभी धरती के पर्यायवाची हैं। ठीक, इसी प्रकार मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको लगातार पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश इत्यादि कराते रहूँगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला है पानी। पानी का पर्यायवाची होता है नीर, तोय, अम्बु, उदक, सलिल, पय, मेघपुष्प, जल और वारी। ये सभी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अनपढ़ होना। तो ये तो बेसिक सी बात है, किताब पढ़ना, इसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुट्ठी में होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुट्ठी में होना यानी कि अधिकार में होना। ठीक, अगला है ऊंट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगर आपको ऊंट के पर्यायवाची शब्द याद हैं तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ऊंट का पर्यायवाची होता है वो होता है उष्ट्र। क्या क्या होते हैं बता देता हूँ। ठीक है, उष्ट्र, लंबोष्ट, ठीक है, लंबोष्ट होता है, और सुतुर होता है, सुतुर, और करभ होता है, करभ, और क्रमलेख होता है। लेकिन क्रमलेन जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऊंट का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्रमलेन। ठीक, नेक्स्ट, यमक अलंकार होता है जब। तो यमक अलंकार की पहचान क्या होती है दोस्तों? यमक अलंकार की पहचान होती है भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शब्द समान होंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा, जिससे आपको यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला है द्विगु समास क्या होता है? सॉरी, इसमें दिया है निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास इसमें ऐसा होता है कि जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि कौन सा नहीं है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे कि तिरंगा, यानी कि ती का अर्थ क्या हो जाएगा? तीन, रंगा मतलब रंग, यानी कि ऐसी चीज जिसमें तीन रंग हैं। उसी प्रकार नवरत्न, यानी कि रत्न कितने हैं? 9 हैं। तो इसमें जो पहला शब्द है, पहला पद है, जैसे पंचामृत, तो अमृत कितने हैं? 5 हैं, पंच का अर्थ 5। तो जो पहला वाक्य होता है या पहला शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है, किसी संख्या को शो करता है, तो उसे बोलते हैं द्विगु समास। लेकिन नर रत्न कुछ होता है क्या? ये नर रत्न कहीं पर संख्या को शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कि जो नर रत्न है वह द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। फिर से सुनिए, द्विगु समास क्या होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, नंबर होता है, मतलब जैसे कि तिरंगा यानी कि 3, नवरत्न यानी कि 9, पंचामृत यानी कि 5। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको यमक अलंकार का उदाहरण बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, यमक अलंकार क्या होता है? भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि शब्द समान होंगे, उनके अर्थ अलग अलग होंगे। कैसे देखते हैं, आ जाइए। ये देखिए, प्यारा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाई, या खाए बोराई नर, या पाए बोराई। देखिए, कनक और कनक इसमें दो समान शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना, अभी मैंने पीछे आपको पर्यायवाची में बताया था कि सोने का जो पर्यायवाची कनक होता है ना। और दूसरा कनक है दोस्तों जो एक नशीला पदार्थ होता है, जैसे हम भांग बोलते हैं ना, जिसको शिव जी भी यूज करते हैं, तो धतूरा होता है, धतूरा। ठीक है, दूसरा कनक। तो यहाँ पर कनक कनक तो दोनों सेम शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काली घटा यानी कि जो बादलों की घटा होती है, का घमंड घट गया उसका, तो काली घटा का घमंड घटा, तो ये भी यमक अलंकार का एक उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, इत्येवम का संधि विच्छेद करें। तो इत्येवम का संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें संधि विच्छेद होता है इसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। ठीक है, तो इति धन एवं, इति धन एवं क्या हो गया? इत्येवम हो गया। अगला प्रश्न है, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है? वो बोल रहा है कि मैं काम कर लूंगा, तो क्या कर रहा है? एक निश्चय कर रहा है कि मैं, मुझे काम करना ही है, अपने आप करना है मुझे काम। तो इसमें कौन सा सर्वनाम आ जाएगा दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा इसमें? निश्चयवाचक। अगला है, यहां पर इसको फिलअप करना है इसके विलोम शब्द से। तो जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह आते रहते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? छांव।
तो जीवन में सुख दुख कैसे आते हैं, धूप छांव की तरह आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो ये तो बेसिक सा था। तो जीवन में सुख दुख जो है वो धूप छांव की तरह आते रहते हैं। नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वे निसंतान माता पिता हैं। राजू रविवार को आएगा, वह निर्दोष था। तो इसमें क्या है, वह निसंतान माता पिता हैं, यह अशुद्ध है। कैसे, वह निसंतान माता पिता कभी निसंतान नहीं होते। या तो यहाँ पर दंपति आता तब हम मानते, ठीक है, दंपति आता तो हम मानते, क्योंकि हमको पता है कि निसंतान कौन होगा, ठीक है, दंपति निसंतान होगा, माता पिता कभी निसंतान नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है, यानी कि प्रत्यय दोस्तों एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। ध्यान से देखिएगा, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, जो कि किसी शब्द के पहले लगते हैं और उस शब्द के अर्थ को चेंज कर देते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उस शब्द के अर्थ को चेंज कर सकते हैं। उपसर्ग को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स और प्रत्यय को हिंदी में बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। जैसे कि उपसर्ग के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि शासन, ठीक है, शासन का अर्थ होता है कहीं पर राज करना। अगर मैं इसके आगे इसके पहले अनु लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, अनुशासन। तो अनुशासन का अर्थ क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन। तो अनु क्या हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया। फिर एग्जाम्पल देखिए एक, जैसे कि हार है, हार मतलब गले में पहनने वाला हार होता है। अगर मैं इसके आगे आ लगा दूं, आ क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आहार, आहार यानी कि खाना। तो इसी प्रकार से जैसे कि प्रत्यय के एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। प्रत्यय जैसे कि समाज है, समाज, ठीक है, अगर मैंने समाज के पीछे इक प्रत्यय लगा दिया क्या हो जाएगा, सामाजिक। इसी प्रकार मानव है, अगर मैंने मानव के पीछे इक लगा दिया तो मानविक। अगर मानव के पीछे मैंने ता लगा दिया तो मानवता। तो जो पहले लगते हैं उपसर्ग, जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय। तो इसमें औती प्रत्यय किसमें लगा है, चुनौती में। सिंपल, चुन इसका शब्द मूल शब्द होगा चुन, और उसमें औती लग गया तो क्या हो जाएगा, चुनौती। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जो क्वेरी है आपकी, जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगला है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। अब तत्सम और तद्भव क्या होते हैं ये आप सुन लीजिए। तो तत्सम और तद्भव के बारे में हम बात करते हैं। तो तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बने होते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, संस्कृत से होती है। और तद्भव ऐसे होते हैं जो इन्हीं के समान होते हैं, लेकिन उनको हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, ठीक है, हम आम बोलचाल में उपयोग करते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और जिनकी उत्पत्ति खुद संस्कृत भाषा से हुई है उसे कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि लवंग और लौंग इसमें तत्सम तद्भव का एग्जाम्पल है। लवंग ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि जो लौंग होता है उसको संस्कृत में लवंग कहते हैं और आम बोलचाल में उसको क्या कहते हैं, लौंग कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम तत्सम तद्भव के कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे कि तत्सम शब्द है दोस्तों मुख, मुख एक संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मुह। आम बोलचाल में मुख को क्या बोलते हैं, मुह बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से कृषक, कृषक एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, किसान, है ना। तो तत्सम संस्कृत के शब्द और तद्भव जो आम बोलचाल में यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है। अगला, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, बताइए तद्भव शब्द कौन सा होगा इनमें से, इसको आप खुद बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अप्रत्यक्ष में कितने उपसर्ग हैं, ठीक है, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। देखिए अप्रत्यक्ष का मूल शब्द यक्ष है दोस्तों, आप इसमें ऐसा मत कहना कि प्रत्यक्ष लिखा है और इसके आगे अ है तो इसमें एक ही उपसर्ग है, नहीं, इसका मूल शब्द है यक्ष। मूल शब्द क्या है, यक्ष। यक्ष से पहले एक लगा है प्र और प्र से पहले लगा है अ, तो इसमें कितने उपसर्ग हो गए, दो उपसर्ग हो गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मूल शब्द यक्ष है, उससे पहले एक उपसर्ग लगा है प्र, उससे पहले एक उपसर्ग लगा है अ, तो अप्रत्यक्ष में कितने उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जहां नायक नायिका के मिलने का प्रसंग होता है वहां किस रस की निष्पत्ति होती है। तो रस आपने पढ़े होंगे, श्रृंगार रस होता है, वियोग रस होता है, ठीक है, करुण रस होता है, वीर रस होता है। तो जहां पर जो हीरो हीरोइन, नायक नायिका इनकी हीरो हीरोइन मान लो, ठीक है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जब कहीं पर गुस्सा आता है तो वहां कौन सा रस होता है, रौद्र रस। ठीक, अगला है, किस संधि में ई धन अ य और उ धन अ व हो जाता है। तो इसका आंसर है यण, ऑप्शन नंबर सी, यण संधि में।
क्या हो जाता है, ई धन औ य हो जाता है और ऊ धन औ व हो जाता है। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, अगला है द्विगु समास का उदाहरण है। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि द्विगु समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अठ, अठ मतलब कि 8, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द्विगु समास क्या हो जाएगा, अठन्नी। अगला है नीक हकीम खरे जान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो नीक हकीम खरे जान का है अल्प विया भयंकर। इसका मतलब है कि जिसको अल्प ज्ञान होता है उससे काम कराना और नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर है अल्प विया भयंकर, यानी कि जिसको अधूरा ज्ञान है, अगर उससे आप कोई काम कराएंगे तो उस काम को और सत्यानाश खत्म कर देगा। तो इसका है नीक हकीम खरे जान। अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण यानी कि दुख, तो करुणा, जैसे हम बोलते हैं कि इसको करुणा है, ये बहुत करुणा है, यानी कि करुण हो गया है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देख के पता चल रहा होगा, राम और लक्ष्मण के जन्म अयोध्या में हुए थे। ऐसा नहीं होगा, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये शुद्ध होता, लेकिन ये अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, छली का विलोम क्या होगा, यानी कि छली जो किसी को छल देता है, किसी को धोखा दे देता है, और तो उसका अर्थ होगा निश्चल, ऑप्शन नंबर बी। प र आण अ, तो इसका आंसर, इसका पूरा क्या होगा, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा प्राण। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पानी में कुछ गिर गया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, कुछ गिर गया है। कुछ पता चल रहा है हमको, निश्चित है कि क्या गिरा है, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ गिर गया है, हमको क्लैरिफाई नहीं है कि क्या गिरा है उसमें पानी में, तो इसमें कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अगला है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। मैंने आपको बताया था प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के अंत में जुड़ के, सफिक्स इनको इंग्लिश में बोला जाता है, अंत में जुड़ के उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो यश है, इससे पहले उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सफलता यानी कि असफल होगा, असफल होगा, और असफल के अंत में प्रत्यय ता प्रत्यय लग गया, तो ये क्या हो गया, असफलता। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है असफल के पीछे। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न और मॉडल पेपर, आपको उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।